हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फाइनली आप लोग का तो रिजल्ट डिक्लेयर हो ही गया है, आपने देख ही लिया होगा अपना रिजल्ट। कौन पास है कौन फेल है ये सब आप जानते हैं। अब स्टार्ट करते हैं री प्रिपरेशन, क्योंकि ज़रूरत है। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका नेट केवल क्वालिफाई होगा, हो सकता है कुछ लोग कुछ नंबरों से रह गए हों। जिनका भी नेट क्वालिफाई होता है वो जेआरएफ के लिए मेहनत करते हैं कि जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए तो थोड़ा सा बेटर होता है आपके लिए, क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद आपको पैसा भी मिलता है, पढ़ाई भी साथ साथ में होती रहती है, तो दोनों चीज़ें होती हैं, तो सबसे बेटर तो जेआरएफ ही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ हम शुरू से शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ लेके नहीं चलेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूँगी तो मैं आपके होम साइंस सब्जेक्ट के लिए टीचर हूँ। मेरा होम साइंस सब्जेक्ट में कई सालों का एक्सपीरियंस भी है, इस बेस पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हम होम साइंस से रिलेटेड अगर हमने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की तो ऑटोमेटिक हम टीजीटी पीजीटी हमारे लिए इजी हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, जो लोग टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी इस क्लास को देखें, क्योंकि आज के क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी लेवल के हैं। लेकिन यूजीसी नेट वालों का एक तरीके से स्टार्टिंग अगर कहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें, आज हम पहली प्रैक्टिस करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी क्लासेस भी देखेंगे, ताकि हमारी जितनी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाए। मैं जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है मैं आपके लिए क्लास लाऊंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे होम साइंस के लिए भी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत डिले भी हो गया है, रिजल्ट आ चुका है, अब बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब हमें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो जो लोग होम साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो क्लास है इसको ज़रूर देखें। अगर मैं बात करूंगी जो लोग मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है आप लोग की वजह से। एंड अभी मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है, ताकि क्योंकि बात ये है ना कि होम साइंस से रिलेटेड जितनी पीडीएफ वगैरह होती हैं, क्विजेज वगैरह होते हैं, वो हम उस टेलीग्राम चैनल पे करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलेंगे, ताकि जैसे होता है ना कुछ डाउट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप कर नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे आप आराम से पूछ सकते हैं। अदर स्टूडेंट भी आपके सवालों का जवाब दे देंगे, अदरवाइज मैं तो दूंगी ही दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। मैंने पहले भी बताया ये टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि यूजीसी नेट में लेवल बहुत हाई है, वहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी टफ होते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो हरा, नारंगी एवं बैगनी है। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग या फिर तृतीयक रंग। हरा, नारंगी एवं बैगनी है। कभी कभी क्या होता है ना, हम टफ टफ पढ़ते जाते हैं और कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस होते हैं जो शायद हमें नहीं आते और कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पढ़ने चाहिए। इसमें हरा, नारंगी एवं बैगनी है, कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो प्राथमिक, द्वितीयक और मध्यवर्ती रंग होते हैं, इनमें प्राथमिक रंगते तीन हैं। प्राथमिक रंग में अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपका आएगा पीली, लाल और नीली, ये आपका किस रंग में आता है? प्राथमिक रंग में आता है ना। और अगर हम बात करें कि दो दो जो मुख्य रंगतें होती हैं उनके मिश्रण से तीन द्वितीय श्रेणी की रंगतें बनती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हरा, नारंगी तथा बैगनी कहते हैं। यहाँ आपका क्या होता है? हरा, नारंगी और क्या होता है? बैगनी होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें तो जो निकटवर्ती मुख्य और तथा द्वितीय श्रेणी की जो रंगतें के मिश्रण से जो नई रंगतें तैयार होती हैं उन्हें मध्यवर्ती श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है।
ये चीज भी याद रखिएगा, मतलब एक दूसरे कलर को मिला के तीसरा कलर बन जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। राइट, सिरके में होता है, यानी विनेगर में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, क्या होता है सिरके में। तो यहाँ आपको राइट आंसर देना है, अपने आप देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अपने आप देने से हमें पता चलता है कि हमने प्रिपरेशन किस लेवल तक कर ली है, क्या हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये चीज़ हमें थोड़ा सा पता चल जाती है क्वेश्चंस करने से। सो अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल है राइट आंसर, यानी सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। लेकिन खाने वाला सिरका आमतौर पर पारस्परिक तरीके से बनाया जाता है। अगर हम बात करें तो सिरका बनाने के लिए फलों के मीठे रस को कई दिनों तक क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज होने के लिए हम रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो रस होता है धीरे धीरे खट्टा हो जाता है, और रस का ये खट्टापन क्या होता है, एसिटिक बनने के लिए धीरे धीरे एक तरीके से रीजन प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ बात करें तो सिरका भोजन को क्या बनाता है, स्वादिष्ट बनाने के अलावा ये खाने को मतलब भोजन को पचाने का भी कार्य करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ जी, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं शरीर निर्माणक आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आपका होगा सुरक्षात्मक आहार के रूप में, एज अ प्रोटेक्टिव डाइट्स। तो यहाँ पे सुरक्षात्मक आहार के रूप में क्या करते हैं, फल और सब्जियां, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि क्या होता है कि फल तथा जो ताजे सब्जियां हैं वो कई ऐसे गुण होते हैं जिनमें जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं। देखो आपने देखा होगा कि अगर हम फल वगैरह खाते हैं तो शरीर हैवी भी नहीं लगता है, और क्या है, जो एनर्जी है वो भी बराबर मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फल एवं सब्जियों के सेवन से प्रायः जो हृदय रोग होता है, मोटापा होता है और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, रक्तचाप, आंख, इनसे हम बच सकते हैं। अगर हम फल और सब्जी का सेवन करेंगे तो कई सारी ऐसी बीमारियां, जैसे मैंने आपको बताया, हृदय है, मोटापा है, कैंसर है, रक्तचाप है, आंखों से संबंधित रोग है, इनसे बचा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बात ये है कि फल और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना हुआ था तो वो लोगों की बचने के चांसेस ज़्यादा थे जिनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम था, यानी जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो कोरोना काल में बचे थे, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी उन पे ज़्यादा अटैक आ रहे थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर आपने इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर लिया तो बाहरी जो बीमारियों का आक्रमण आपके बॉडी में होता है उनसे आपकी जो अंदर वाला कीड़ा है वो मुकाबला करके उसमें जीत सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप की जाए। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है 0.6 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, 2.0 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, या फिर 1.5 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है कितनी,
डेली अगर हम बात करें, दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डेली जो प्रोटीन की आवश्यकता है एक प्रौढ़ पुरुष की, वो कितनी है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार। तो यहाँ इस अवस्था में, जैसे किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था के बीच की अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, तो यह जो समय होता है इसमें शारीरिक वृद्धि का काल नहीं होता। इसमें प्रौढ़ावस्था में चयापचय की दर भी समान होती है और जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो सामान्य से अधिक टूट फूट भी नहीं होती। तो यहाँ अगर हम बात करें तो अगर दैनिक आवश्यकता की बात करेंगे प्रोटीन की, तो 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है। लड़कियों का आप जानते ही हैं कितनी होती है। ठीक है, लड़कियों की आप जानते हैं कि 18 वर्ष होती है, यानी अगर लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र में होना चाहिए, और लड़कों का विवाह कब, 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 23 वर्ष। कितनी वर्ष होनी चाहिए। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु, तो यहाँ अगर हम बात करें तो 21 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ लड़कों की आयु 21 वर्ष और जो लड़कियों की आयु है वो कितनी है, 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, जानतर दागों को, ठीक है, वानस्पतिक दागों को, खनिज दागों को या फिर चिकनाई युक्त दागों को। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए वानस्पतिक दागों को। तो जो वानस्पतिक दाग या धब्बे होते हैं, तो चाय है, कोको है, कॉफी है, फल है आदि से पड़ जाता है। अगर हम बात करें, ये स्वभाव से आम्लिक होते हैं, अतः अगर इन्हें दूर करने के लिए हमें क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिलाई की मशीन भारी चलती है। अब सिलाई मशीन आपने देखा होगा, आप सभी के घर पे होगी, सभी के ना सही तो कुछ लोग के घर पे तो होगी ही। तो सिलाई की मशीन भारी चलती है, क्या रीजन होता है सिलाई मशीन का भारी चलना। तेल व सफाई की कमी की वजह से भारी चलती है, प्रेशर फुट पर अधिक दाब की वजह से, अधिक ढीली बेल्ट की वजह से, या फिर शटल में धागा फंसने की वजह से वो धीमी चलती है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं आपकी जो सिलाई मशीन है वो धीमी चलती है, मतलब भारी चलती है। भारी मतलब जब आप उसको चलाते हो तो ठीक से चलती नहीं है। सॉरी। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें तो सभी को ऐसे मालूम ही होगा, तेल व सफाई की कमी से क्या होता है कि जो आपकी मशीन है वो भारी चलती है। तो जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मशीन को रोज सफाई करने के अलावा प्रतिवर्ष मशीन को पूरा खोल के उनके जो पुर्जे हैं उनको मिट्टी के तेल से साफ करना चाहिए। अगर आप मिट्टी के तेल से साफ करते हैं तो जो कचरा वगैरह जमा होता है, कोई चीज़ फंसी, कभी कभी धागा फंस जाता है, बीच में टुकड़े टुकड़े पड़े होते हैं, तो इससे क्या होगा कि मशीन अच्छे से इजी तरीके से चलने लगेगी। तो बीच बीच में सफाई करनी चाहिए, ऑयल डालना चाहिए, जो मशीन वाला ऑयल आता है उसको भी डालना चाहिए जिससे स्मूथ चले। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। क्या विधि है, विकिरण, शुष्कीकरण, धुएं द्वारा या फिर निसंक्रमीकरण। तो इनमें से आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। यानी उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि कौन सी है, निसंक्रमीकरण विधि है। कौन सी विधि है, निसंक्रमीकरण विधि है। तो ये जो निसंक्रमीकरण विधि होती है इसकी बात करें
तो खाद्य पदार्थों को परीक्षित करने का एक तरीका है, जिसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर जीवाणु को निष्क्रिय कर दिया जाता है और संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया है, कवक है या जो भी अन्य जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को रोकना, अगर साथ साथ में जो सड़े हुए पदार्थ है उनके ऑक्सीकरण की दर को धीमा करना, इन सारी चीजों मतलब ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो ये क्या होता है, निसंक्रमणीकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम मानव कृत रेशा, दूसरा है रेयॉन प्राकृतिक रेशा, लीलन वानस्पतिक रेशा, ऊन धात्विक रेशा। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जैसे होता है ना, डैश लगा रहता है रेशम के बाद, ठीक है, तो ऐसे लगा लीजिएगा। ठीक है। रेशम मानवकृत रेशा, रेयान प्राकृतिक रेशा, ठीक है, डैश 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 जैसे लगा रहता है, लीलन वानस्पतिक रेशा, ऊन धात्विक रेशा। ठीक है, ऐसे। तब इसका आंसर क्या राइट होगा? तो अगर हम बात करें यहाँ लीलन वानस्पतिक रेशा, ये राइट आंसर है। तो अगर हम बात करें तो लीलन एक क्या है, वानस्पतिक रेशा है, जिसमें पौधे का नाम क्या है, इसको याद रखिएगा। पौधे का नाम क्या है आपका? यूसी टेडिसियम, यूसी टेडिसियम, ठीक है, ये नाम है। तो लीलन रुई की अपेक्षा अधिक महंगा होता है। अगर हम बात करें, रुई की अपेक्षा ज़्यादा महंगा होता है। और अगर हम पिछले प्राचीन टाइम का बात करेंगे तो वहाँ पे लीलन का जो वस्त्र होता है वो इम्पोर्टेंट था काफ़ी। तो यूसी टेडिशियम जो है ये आपका क्या है, एक पौधा है, ये पौधे का नाम है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर आप देख लीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित है, ये पूछा गया था। तो यहाँ हमने बताया कि लीलन क्या है, वानस्पतिक रेशा है। चलिए, ऊन जलने के बाद होती है काली भस्म, ग्रे भस्म, काले दाने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब क्या है कि ऊन जल जाती है उसके बाद क्या हो जाता है? सो अगर हम बात करें, ऊन जलने के बाद होती है काली भस्म, ठीक है। तो ऊन जलने की जो प्रक्रिया धीमी गति से होती है, किंतु जलते समय इसमें पंखों के जलने के समान गंध निकलती है। और जलने के बाद क्या होता है, काले रंग के जो गुब्बारे जैसा जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वह रह जाता है। जब क्या जलती है, ऊन जलती है। काली भस्म राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भ्रूणावस्था रहती है, जो भ्रूणावस्था होती है वो रहती है गर्भधारण से 92 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, या फिर 8 सप्ताह से जन्म तक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ एक सेकेंड भाई, रुको। हाँ जी, यहाँ अगर हम बात करें तो जो भ्रूणावस्था है वो होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। क्या होती है? तो जो भ्रूणावस्था होती है वो गर्भकालीन अवस्था की उप अवस्था होती है। तो भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक चलती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, शरीर में जो मुख्य अंग हैं उनका निर्माण होता है। दूसरे महीने के अंत तक इसका जो भार होता है वो 2 ग्राम, ठीक है, कितना होता है, 2 ग्राम, ठीक। और लंबाई कितनी होती है, 1 इंच से 2 इंच तक क्या हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है कि भ्रूणावस्था रहती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, परनीशियन रक्त अल्पता एनीमिया होता है की कमी से? फोलिक अम्ल की कमी से, लौह तत्व, विटामिन B12,
या फिर विटामिन B6? तो इसका आंसर क्या होगा? यानी परनीशियन रक्ताल्पता। रक्ताल्पता मतलब समझते हैं कि जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो उसको बोला जाता है रक्ताल्पता। ठीक है, तो इसमें रक्ताल्पता एनीमिया होता है कि कमी से? तो फोलिक अम्ल, लौह तत्व या विटामिन B12? तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर होगा विटामिन B12। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हमने देखा कि विटामिन B12 इसका सही उत्तर है। तो परनीशियम रक्ताल्पता, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, ये विटामिन B12 की कमी से होती है। इसका जो मुख्य कारण है वो जठर रस में क्या है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसका अभाव होता है, जो इसका मेन रीजन है। तो जठर रस में जो अंतस्थ तत्व है उसका निर्माण अपर्याप्त रूप में होता है, और इसमें विटामिन 12 का अच्छे से मतलब आत्मसात नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जो आंसर सही है वो है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बालक का विकास है वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? बालक का विकास है, बालक का विकास है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी दोनों के सहयोग से बच्चे का जो विकास होता है वो होता है। यानी अगर हम बात करें तो बच्चे में जितना हेरिडिटी यानी जो अनुवांशिक रूप से बच्चा जितना पोषित होता है उतना वो इन्वायरमेंट से भी सीखता है, यानी अपने आसपास के जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उनसे कई बार बच्चा सीखता है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए केवल आनुवांशिक कारक ही जिम्मेदार है। अगर हम करें पर्यावरण कारक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बच्चे के विकास में दोनों की अहम भूमिका होती है। हम इतना नहीं कह सकते कि भाई बच्चे का विकास हो रहा है तो आनुवांशिकता का ज़्यादा प्रभाव रहेगा या पर्यावरण का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। टाइम टाइम की बात है, कभी पर्यावरण का ज़्यादा प्रभाव होता है तो कभी वंशानुगत का ज़्यादा प्रभाव होता है, यानी हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जीन पियाजे द्वारा, एरिक एरिक्सन द्वारा, फ्रायड द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मनोसामाजिक विकास है सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, एरिक एरिक्सन द्वारा। तो एरिक एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इतनी चीजें याद रखिए। इसमें क्या है, विकास की जो मूल प्रवृत्तियां हैं और जो जैविक कारक है उनकी अपेक्षा सामाजिक कारकों की भूमिका पर अधिक ध्यान दिया गया। जो सोशल कारक है उन पे अधिक ध्यान दिया गया एरिक एरिक्सन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा हुए शरीर को कितने किलो कैलोरीज देगा? क्वेश्चन समझ गए हैं आप कि एक स्नैक जो देता है कितना देता है? 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, जो शरीर को कितनी कैलोरीज देगा? 60 किलो कैलोरीज, 135 किलो कैलोरीज, 75 किलो कैलोरीज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 75 किलो कैलोरीज। कितना होगा? 75 किलो कैलोरीज। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आप जानते हैं अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है तो 4 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है। ठीक है, यानी 4 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से क्या होता है? 1 ग्राम अगर हम बात करेंगे वसा से तो 9 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है।
तो अगर आप कह दे तो 12 इंटू 4 बराबर 48 है ना। 3 इंटू 9 बराबर क्या होगा 27। तो अगर हम कर दे पूरा कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिए। 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 48। आपका 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27। और इसको अगर मिला दे यानी 48 एंड 27 को मिला दे तो कितना हो जाएगा 75 किलो कैलोरीज। ठीक है। तो एक स्नैक्स जो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा देता है वह शरीर को 75 किलो कैलोरीज देगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये टेलीग्राम लिंक नहीं है, वो मैंने आपका दूसरा क्रिएट किया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। सो यहाँ अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी हमें कोई भी प्रिपरेशन करनी होती है तो थोड़ा इजी से फिर टफ की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि देखो एकदम से अगर हम टफ पढ़ते हैं ना तो हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और टेंशन भी बढ़ जाती है कि भाई, क्योंकि कुछ न्यू लर्नर भी होंगे जो फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे होंगे, प्रेशर बन जाता है कि इतने टफेस्ट क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो शुरुआत थोड़ा इजी से करिए। जब आप शुरुआत इजी से करेंगे तो टफ की ओर जाएंगे, तब आप जब बेसिक चीजें समझने लगेंगे ना तो आपको अदर चीजें भी समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ ऐसा मत समझिएगा कि मैं केवल इजी इजी क्वेश्चन करा रही हूँ फिर टफ नहीं करा रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो में जब यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला था तब हमने कई सारी प्रैक्टिस सेट की हैं। अगर आपको वो देखनी है उससे आपको लेवल पता चल जाएगा। स्पेशली वो क्लासेस यूजीसी नेट वालों के लिए ही थी। तो वहां से अगर आप देख लेंगे तो आपको एक तरीके से पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उनकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आपको वहां का यूजीसी नेट का लेवल पता चल जाएगा। और हम धीरे धीरे करेंगे क्योंकि हमें यहाँ सारी चीज़ों को लेके चलना है, टीजीटी पीजीटी एंड यूजीसी नेट। जब अलग से क्लासेस होंगी, जैसे ही चीज़ें होंगी वैसे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ज़रूरत है आपको इस चैनल से जुड़ने की। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको होम साइंस से संबंधित जितनी ज़्यादा हो सकेंगी हेल्प मैं देने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लग रही, ना ही मैं कुछ आपसे कह रही हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मुझे अच्छा लगेगा कि मैं थोड़ा मेहनत कर रही हूँ तो बच्चे मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अपने आप को खुशी मिलती है। बाकी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो आपको पता चले। एंड टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, जो क्लासेस होंगी उसको वहाँ वीडियो भी आपको मिल जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, वहाँ क्लिक करके आप तुरंत पहुँच सकते हैं। एंड क्वेश्चन और क्विज वगैरह भी आपको वहाँ मिलेंगी। तो स्पेशली वो केवल होम साइंस स्टूडेंट के लिए ही होंगी। तो जो लोग होम साइंस की प्रिपरेशन करते हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।